खबरदार, आप देख रहे हैं हल्दिया, यानी कि जहां नंदीग्राम है और जो उस क्षेत्र का हिस्सा है जहां पर 30 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं दूसरे चरण में बंगाल में। लेकिन सबकी निगाहें नंदीग्राम पर रहती है, इसीलिए हमारा फोकस भी वहां पर खास रहेगा। लेकिन उसके बावजूद और भी तमाम खबरें हैं दुनिया भर की जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। कल बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग है। इस वोटिंग से पहले सबके मन में यह सवाल है कि नंदीग्राम में क्या होगा। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, इन दो नेताओं ने अपना राजनीतिक आकार 2007 के नंदीग्राम आंदोलन की शक्ति से बढ़ाया था और दोनों आज नंदीग्राम में ही आमने सामने खड़े हैं। जबकि नंदीग्राम आंदोलन में जिन लोगों ने अपनों को खोया वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज नंदीग्राम की 2021 वाली लड़ाई को आंदोलन के भुक्तभोगियों की नजर से देखने का दिन है। इसके साथ ही वोटिंग से पहले नंदीग्राम की सिक्योरिटी रिपोर्ट दिखाएंगे और नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जो गोत्र कार्ड खेला है उसे भी डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको इमरान खान की चिट्ठी पढ़वाएंगे जो उन्होंने पीएम मोदी की चिट्ठी के जवाब में लिखी है। इस चिट्ठी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शांति और सौहार्द के हवाई किले बनाए हैं। धीरे से इसमें कश्मीर का वो मुद्दा जोड़ दिया है जो पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। पाकिस्तान में इमरान खान की इस चिट्ठी के साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कारोबार की पिच पर कैसे हिट विकेट हो गया है पाकिस्तान और अब उसे भारतीय कपास और चीनी की याद आई। यहां आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं, कल यानी 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। सरकार ने 1 जनवरी 1977 की कट ऑफ डेट तय की है। इसका मतलब है कि जिनका जन्म 1 जनवरी 1977 से पहले हुआ वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। यह कदम इसीलिए उठाया गया है क्योंकि भारत में कोरोना वायरस की वजह से 1,62,000 मौतें हुई हैं। इनमें से 90% से ज्यादा मामलों में उम्र 45 साल से अधिक रही है। यही वजह है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं। और आज फ्रांस से 3 राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी का दिन है। डिलीवरी का पॉइंट है गुजरात का जामनगर। इसके साथ ही भारत में राफेल विमानों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो रही है। 3 नए राफेल विमानों की तैनाती अंबाला में होगी। यहां पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा और चीन पर भी त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन शुरुआत हम पश्चिम बंगाल चुनावों से ही करते हैं। पूरे देश में जिक्र नंदीग्राम का चल रहा है, नंदीग्राम के आंदोलन का चल रहा है। ममता बनर्जी बार बार यानी कि अपना गोत्र शांडिल्य बताने से पहले ये जरूर कहते हैं कि उनका गोत्र मां माटी मानुष है। तो ये नारा कहां से आया है? नंदीग्राम और सिंगूर। और नंदीग्राम अब वो जगह जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और जिससे चुनाव लड़ रही है वही नंदीग्राम के आंदोलन में उनका सबसे विश्वस्त सिपह सालार हुआ करते थे। आज श्रेय की लड़ाई भी नंदीग्राम को लेकर चल रही है, उस आंदोलन को लेकर चल रही है। तो आज वो दिन है जिस दिन ये समझ लेना जरूरी है कि नंदीग्राम का आंदोलन था क्या, जिन लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई या जो परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया उस आंदोलन की वजह से, आज वो किस मुकाम पर खड़े हैं। नंदीग्राम का वो आंदोलन, उसकी विरासत की जंग, उसमें श्रेय की लड़ाई, ये सारी चीजें नंदीग्राम में किस मुकाम पर खड़ी हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। দুঃখের কথা আমরা কি বলবো, একটা গ্যাস পাইনি, অন্য আমি লোকের জন্য কাজ কিনলে চিনি করে কি করবো, গ্যাস नहीं मिला है না 5,000 টাকার উপরে নির্ভর। ছেলে তার বেকার, আমারও দুটা মেয়ে, একটা বড় মেয়ে যে পেট করে, এটা ছোট মেয়ে, বড় মেয়ে, দুটা মেয়ে। যে আইসিডিএস এর যে কুক, সেই কুকের কাজ করতে দিচ্ছি। मिला है সে অনেক আগে, সেটা মজুর খাটে যা বৌমাকে করে চাকরি দিচ্ছে, রান্না চাকরি, এছাড়া আর আমার রাত্রি করে চাকরি পাইনি। कोई भी आंदोलन जो होता है वो लोगों की बेहतरी के लिए होता है, जिंदगियों की बेहतरी के लिए होता है। लेकिन इस समय जिन भरत मंडल के घर पर हम मौजूद हैं नंदीग्राम में, वो यहाँ के आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं और उनके घर की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। घर के नाम पर ये जैसे तैसे बना मकान, आधा पक्का आधा कच्चा, दीवार पर टंगी भरत मंडल की फोटो, घर के बाहर उनके नाम का लगा पत्थर और परिवार के लोगों की बेबसी और नाराजगी। नंदीग्राम आंदोलन में जान गंवाने वाले भरत मंडल के परिवार को 14 साल में यही मिला।
আর দুঃখের কথা আমরা কি বলবো, একটা গ্যাস পাইনি, উন্নয়ন আনলি লোক জানি কাঠ কেনলে সিনি করে কি করবো, গ্যাস नहीं मिला है। না 5,000 টাকার উপরে নির্ভর, ছেলে তার বেকার, আমারও দুটা মেয়ে, একটা বড় মেয়ে যে পেট করে, ছোট মেয়ে বড় মেয়ে, দুটা মেয়ে, কেউ চাকরি দেয়নি, दिया नहीं। আমরা অনেক কিছু বার বলেছি, ছুটেছি, দেয়নি কেউ চাকরি। মজুর খাটে যা বৌমাকে করে চাকরি দিচ্ছে, রান্না চাকরি, এছাড়া আর আমার লাত্তি করে চাকরি পাইনি। সারাদিন মজুর খাটে জমিন সুদ বন্ধক ঠিকাখানা ले চাষ করে খায়। बहुत ही कम उम्र में एक लड़के की जान चली जाए, बच्चे रहे छोटे छोटे, लेकिन किसी भी तरह की जो सहायता थी वो उस समय 3 लाख रुपए की मुआवजे के रूप में दिखी। नौकरियों की बात की गई लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। आज भी ये लोग, यहाँ तक कि अम्फान का तूफान आया उसमें जो तबाही हुई उसका भी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। नंदीग्राम आंदोलन में जिन्होंने जान गंवाई उनके परिवारों का हाल जाकर देखने वाला कोई नहीं है। नौकरी का वादा हुआ था वो पूरा नहीं हुआ, मुआवजे का पैसा मिला लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। अभी अम्फान तूफान से जो तबाही हुई थी उसका मुआवजा भी नहीं मिला। आज भी ये लोग, यहाँ तक कि अम्फान का तूफान आया उसमें जो तबाही हुई उसका भी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। राजनीति भी अजीब सी चीज होती है, जिसके नाम पर होती है उसके लिए नहीं होती। ये 2007 की बात है। नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप की केमिकल फैक्ट्री के लिए 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था। शासन लेफ्ट का था, विरोध नंदीग्राम के गांव वाले कर रहे थे। नंदीग्राम के लोगों ने घेराबंदी कर दी थी जिससे उनकी जमीन सरकार छीन न पाए। इसी में विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ा कि पुलिस फायरिंग हुई, 14 लोग मारे गए। नंदीग्राम में यह पुलिस फायरिंग 14 मार्च 2007 को हुई थी। इसी पर ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर लेफ्ट फ्रंट की सरकार से सीधी टक्कर ली थी और इसके बाद जो हुआ उसने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचा दिया। 2007 के बाद पंचायत चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव और आखिरकार 2011 का विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी ने लेफ्ट को 34 साल बाद बंगाल से बेदखल कर दिया। नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी थे। आज दोनों नंदीग्राम में आमने सामने हैं और इस आंदोलन के श्रेय को लेकर दोनों में रार ठगी। बदले हुए सियासी हालात में नंदीग्राम आंदोलन के परिवार किसके साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। आंदोलन में मारे गए लोगों का स्मारक नंदीग्राम में 2014 में बनाया गया। साल दर साल ममता बनर्जी 21 जुलाई को आंदोलन के परिवारों से कोलकाता में मिलती हैं। सम्मान के तौर पर हर साल उन्हें कुछ रुपए, साड़ी या शॉल देती हैं। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না গো নন্দীগ্রাম। আমি আপনাদের কাছে বলবো, আমি বারবার আসবো। নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। भांगाबेड़ा की शहीद वेदी पर मत्था ममता बनर्जी ने भी बार बार टेका है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि नंदीग्राम में दीदी बाहरी है, असली संघर्ष उनका है। ख्याल उन्होंने रखा, आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में शहीद वेदी उन्होंने बनवाई। আমি শহীদ পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধ। দল, মত, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়ের রূপে নন্দীগ্রামের মানুষ আমার আত্মীয় স্বজন, তাদের সঙ্গে আমি থাকবো। আর এবারে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইতে সবাই নিজের ভোট নিজে দেবেন, ব্যবস্থা আমি করব। नंदीग्राम आंदोलन के परिवारों के दर्द और नाराजगी के बीच सवाल फिर वही है कि नंदीग्राम कब तक सिर्फ प्रतीकों वाली राजनीति में फंसा रहेगा। एक समय पर ममता बनर्जी की राजनीति का उदय सिंगूर और नंदीग्राम से हुआ था। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा होगा कि इसी भूमि पर आकर उन्हें अपना सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान एक बार फिर देना होगा। इन सारी चीजों के बीच नंदीग्राम सिर्फ इस चीज को लेकर परेशान है कि कहीं वो केवल एक प्रतीक बनकर न रह जाए। तापस और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नंदीग्राम आज तक। अमर नाम, तोमार नाम, नंदीग्राम, नंदीग्राम, बहुत तरह के नारे लगे, लेकिन नंदीग्राम का नाम दोबारा नहीं लिया जाता। अगर ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ने के लिए नहीं आती
या फिर यूं कहें कि उन्हें चुनौती नहीं मिली होती और उन्होंने ये तय नहीं किया होता कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी। बहुत हिंसा देखी है इस जगह ने। 2007, 2008, 2009 ये जो पूरा दौर रहा है, यहाँ पर पैरामिलिट्री को डिप्लॉय किया जाए, उस पर भी बहुत राजनीति ठन जाती थी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच आज जब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं तो उसके लिए भी बहुत सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। आज सवेरे से ही वहां पर जो इलाका है उसमें पूरे नंदीग्राम में जो प्रवेश के जितनी भी सड़कें हैं वहां पर नाकेबंदी कर दी गई, एक तरह से सील कर दिया गया। धारा 144 लगा दी गई। वहां पर 2 आईपीएस अधिकारी वहां पर सुरक्षा के लिए पहुंच चुके हैं। जो सेंट्रल आर्म्ड जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं। सीआरपीएफ के टुकड़े वहां पर तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है आपको बताते हैं, क्योंकि ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि बेखौफ होकर निकले वो मतदान के लिए। जब लड़ाई बंगाल की दीदी और नंदीग्राम के दादा की हो, जब सवाल नाक, साख और पूरी राजनीति का हो, तो खौलते चुनावी माहौल में जलने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसीलिए 1 अप्रैल की वोटिंग के लिए पक्की तैयारी हो गई है। नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट में धारा 144 लगा दी गई है। नंदीग्राम में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 22 कंपनियां तैनात हैं। 22 क्विक रिस्पांस टीमें भी लगाई गई। नंदीग्राम के 355 संवेदनशील बूथों की पूरी निगरानी। सुरक्षा कर्मियों की ऐसी नहीं है कि कहीं पर भी यहाँ पर कमी दिख रही है। लोगों के मन में भरोसा बनाने के लिए आपको हर जगह पर, हर इलाके में, खासकर जो अति संवेदनशील जिन बूथ्स को माना जा रहा है वहां पर खासकर बहुत ज्यादा तैनाती की गई है सुरक्षा कर्मियों की, ताकि लोग बेखौफ होकर और मतदान के लिए आए। उनके मन में ये डर न रहे कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। किसी अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए खासकर नंदीग्राम की सड़कों पर आपको पुलिस बल की और सीएपीएफ की मौजूदगी पूरी तरह से नजर आएगी। नंदीग्राम में गड़बड़ी करने वाले फिराक में हैं। आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही, आरोप बीजेपी भी लगा रही। दीदी ने कहा कि नंदीग्राम को अशांत किया जा रहा है। वोटर्स को धमकाने के लिए बीजेपी बाहर से गुंडे लाई है। The outsiders goons, they threaten the people, especially Gokulnagar, then Ball, and then there are some areas in Balarampur and other areas. But we are already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. ममता जी का हार निश्चित है। एक तरफा फैसला है। आप मुझसे चुनाव के नतीजों के बाद मिलिएगा, जरूर मिलिएगा, और मेरी बात को नोट कीजिएगा। ममता जी हार चुकी हैं और नंदीग्राम की जनता ने सर्वेंदु जी को चुनना तय कर लिया। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और नंदीग्राम में हार के डर से टीएमसी अवैध वोट डालने के लिए घुसपैठ के जरिए लोग ला रही है। इसे चुनाव आयोग को तुरंत रोकना होगा। एक दूसरे पर ऐसे आरोप पिछले 24 घंटे में बढ़ गए। Why they are campaigning right now? How they are allowing? How the election commission is allowing? And they are creating nuisance. And what you are complaining? It is not that I just came. No party people talk to me till now. बीजेपी अपने साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस ले आ रही है, क्रिमिनल्स लेके आ रही है। क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले। प्रशासन उनके हाथ में, कौन रोक रहा है? नेताओं के ऐसे टकराव के बीच जमीन पर समर्थक क्या करेंगे, और वो भी वोटिंग वाले दिन? कुछ कहा नहीं जा सकता। बंगाल का जैसा रक्त चरित्र है उसमें तो कुछ भी हो सकता है। एक दिन पहले ही पूर्वी मिदनापुर के मोइना सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट अशोक डिंडा पर हमला हुआ। डिंडा क्रिकेटर से नेता बने हैं और प्रचार के दौरान उनकी गाड़ी में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। आरोप टीएमसी पर लगे। লাস্ট প্রোগ্রাম প্রসারের করে ফিরছিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম এই ময়না বাজারে। যারা করে আমার গাড়ির অবস্থা দেখতে পাবে, ভাঙচুর করে আমার একটা ঘাড়ে এসে প্রচুর জোরে একটা ইট মাথা ঘাড়ে লাগলো। আমার ভাইয়ের হাত পাত কেটে গেছে, পাঁচ সব ভেঙে গেছে। কোনো রকম পালিয়ে বেঁচেছি। এটা সন্ত্রাস, এইভাবেই তো এরা চলছে টিএমসির লোকজন। এটাই তো এদের পরিচয়। अशोक डिंडा को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई, लेकिन कैंडिडेट को भले ही सुरक्षा कवच मिल जाए, उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं का क्या होगा, जो जमीन पर सीधे टक्कर लेते हैं। बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमले का आरोप लगा रही है, अपने कार्यकर्ताओं पर हमले के सबूत दिखा रही है। एक वीडियो कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाया। ऐसे माहौल के बीच वोटिंग वाले दिन तो और खतरा है, खासतौर पर नंदीग्राम में, जो बंगाल की हॉट सीट है।
नंदीग्राम में वोटिंग वाले दिन ममता बनर्जी भी होंगी और शुभेंदु अधिकारी भी होंगे। नंदीग्राम से श्वेता सिंह और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज एक बड़ी अजीब सी बात भी हुई। ममता बनर्जी जिन पार्टियों के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें भी उन्होंने चिट्ठी लिख डाली कि वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाएं, यानी कि 15 विपक्षी पार्टियों को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने कहा है कि इसमें उसे संकेत दिख रहे हैं कि ममता बनर्जी हारने वाली। समय सबको इकट्ठा करना और ये कहना कि मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाओ, यह चुनाव में स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक अंग्रेजी में कहते हैं सेव अवर सोल्स, SOS, या सेव अवर शिप, यानी हमारा जहाज डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आओ। सेव अवर सोल्स का मतलब है हमें बचाने के लिए आओ। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। इसलिए यह जो संदेश दिया उन्होंने, ये जो चिट्ठी लिखी, ये है तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन ये SOS है और ये सेव अवर सोल और सेव अवर शिप है। डूबते हुए जहाज को बचाने का एक प्रयास है। 2019 के चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने ही मोदी वर्सेस ऑल का नारा दिया था कि बीजेपी के खिलाफ सब एकजुट रहे, लेकिन वो लोकसभा की बात थी। यहाँ तो ममता के खिलाफ पहले ही सब चुनाव लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी सारे दांव आजमा रही है। उनकी विरोध में खड़ी बीजेपी को सबसे ज्यादा ऐतराज आज हुआ जब गोत्र उन्होंने अपना बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब मंदिर में उनसे पूछा जाता है कि उनका गोत्र क्या है, तो वो मां माटी मानुष बताती हैं, जबकि उनका असली गोत्र शांडिल्य है। देखिए, আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। ममता दीदी, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मोदी जी के डर से आपने गोत्र तो बता दिया, लेकिन आज तक आपने सांडिल गोत्र वालों को इतना तंग और तबाह क्यों किया? जो दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाठियां खाते थे, कोर्ट के शरण में जाते थे, रामनवमी में जय श्री राम बोलने के लिए लाठियां खाते थे, आज भी जय श्री राम बोलने पर आपको गुस्सा आता है। ये कौन थे? ये तो सांडिल गोत्र ही थे, उन्हीं के परिवार थे, उन्हीं के कुटुंब थे, उन्हीं के समाज थे। उस दिन क्यों नहीं आया दया? उस दिन तक तो आप दूसरे रास्ते पकड़ ली थी। जब प्रथम चरण में उनकी जमीन खिसक गई, तब उनको समझ में आया उनका कितना जनता से टूट गए हैं और पैरों तले जमीन कितनी खिसक गई है और हार का डर कितना है, इसी का ये सारा उदाहरण है। और इसलिए अब ऐसे कोई दाव या ऐसे पेच नहीं चलेंगे। तृणमूल कांग्रेस और उनकी लीडर की स्थिति ये है कि परफॉर्मेंस में जीरो, पंगे में हीरो, और उनको गोत्र याद आ गया इसी में। और ये लोग वो है उस तरह के सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा जो रूम में टोपी और रोड पे तिलक का अभी तक पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच करते रहे हैं। अब जो है वो लोगों को अपना गोत्र बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज हो गई पहले से कि चुनाव के रिजल्ट से पहले उन्होंने अपनी हार मान ली है। I condemn her statement wherein she is claiming to be from an upper caste. She is practicing same politics of communalism which is being practiced by Narendra Modi and BJP. वोटिंग से ठीक पहले अगर ममता बनर्जी खुद को हिंदू बताती हैं, ब्राह्मण बताती हैं, अपना गोत्र शांडिल्य बताती हैं, चंडी पाठ करती हैं, अलग अलग मंदिरों में जाती हैं, जो कि अभी तक वो नहीं करती थी, तो इसके लिए खबर की पूरी पिक्चर को समझना जरूरी है। यानी वो कारण जिस वजह से मुमकिन है कि ममता बनर्जी ऐसा कर रही हो। यहाँ नंदीग्राम में वोटरों की कुल संख्या देखते हैं, करीब 3 लाख वोटर हैं, जिनमें तकरीबन 62,000 मुसलमान हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि वोटिंग पैटर्न कैसा है। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं
लोक नीति CSDS के सर्वे के अनुसार 57% हिंदू बीजेपी के साथ रहे, जबकि 32% हिंदुओं ने टीएमसी को वोट किया, लेकिन मुसलमानों का सिर्फ 4% बीजेपी को मिला, जबकि 70% मुसलमान वोटरों ने ममता बनर्जी के पक्ष में मतदान किया। अगर इस वोटिंग पैटर्न को आधार मान लें तो बीजेपी के खाते में मुसलमानों का वोट न के बराबर है। ऐसे में नंदीग्राम में हिंदू ध्रुवीकरण हो तो तभी बीजेपी को फायदा है, लेकिन हिंदू वोटरों का साथ अगर ममता बनर्जी को मिला रहा तो उनका पलड़ा सीधे तौर पर भारी रहेगा, क्योंकि मुसलमान वोटरों का झुकाव वो अपने साथ मानकर चल रही हैं। अब नंदीग्राम में ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश के तहत ममता बनर्जी के मंदिर दर्शन पर नजर डालते हैं। 9 और 10 मार्च यानी जब वो नॉमिनेशन के लिए नंदीग्राम गई तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 घंटों में ममता ने 19 मंदिरों में दर्शन किए, जबकि इस दौरान वो सिर्फ एक दरगाह पर गई। अब तक प्रचार के दौरान ममता बनर्जी करीब 25 मंदिरों में दर्शन कर चुकी हैं। बंगाल के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा सहारा हिंदू वोटर है। बीजेपी का जय श्री राम का नारा बंगाल में गूंज रहा है। ऐसे में हिंदू ध्रुवीकरण से बचने का टीएमसी का प्लान उनके टिकट बंटवारे से भी समझा जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभाओं में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, वहां पर इस बार टीएमसी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से परहेज किया है। 2016 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2021 के चुनाव में टीएमसी ने कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, यानी टीएमसी का पूरा जोर इस बात पर है कि हिंदू वोटर एक तरफा बीजेपी के साथ न जाए। इसीलिए इस चुनाव से पहले तक सेक्युलर राजनीति का दम भरने वाली ममता ने अपनी हिंदू पहचान बताने में कोई कंजूसी नहीं बरती। और खबरदार में अब कारोबार से जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं। कोरोना के समय में किस तरह का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, इसे लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कैसे संकेत मिल रहे हैं, उस पर देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सबका फोकस है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, वोकल फॉर लोकल का मुद्दा हो या विकास दर बढ़ाने के साथ ही बेरोजगारी दूर करने का फॉर्मूला, सभी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा योगदान है। दरअसल कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर किसी भी देश की जीडीपी की बैकबोन होते हैं, लेकिन इन तीनों में रोजगार के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। भारत अभी तक इस मामले में काफी पीछे है। अगर वियतनाम जैसे छोटे से देश की बात करें तो 2000 से 2020 के बीच वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़कर 2 गुना हो गया, जबकि भारत में ये इजाफा महज 2% रहा, यानी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 15 से बढ़कर महज 17% हो पाया। ऐसे में भारत में रोजगार पैदा होने की रफ्तार बेहद सुस्त है। अब कोरोना काल में चीन के साथ हुए टकराव के बाद सरकार को एहसास हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिए बगैर देश ना तो तरक्की करेगा और ना ही नौकरियों के मौके पैदा कर पाएगा। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जितनी मदद कोरोना के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के सहारे दी गई है, उसे और आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। हमारे देश में स्किल है, हमारे देश में पावर है, उसको करने की जरूरत है कि सरकार जो अपने नियमों का सरलीकरण करे, बिजनेसमैन को बिजनेस करने दे, प्रोडक्शन करने दे। लैंड और लेबर बहुत महंगी है इस देश में, बिजली बड़ी महंगी है, यही तो मेन कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्शन के। इंसेंटिव दिए जाएं कि लोग ऐसी जगहों पर फैक्ट्रियां लगाएं जहां लैंड सस्ती है, जहां लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती दी जाए। हमारे पास अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना के लेवल का नहीं है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, लॉजिस्टिक बिल्ड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रोड होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, या रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होना है, या रेल लिंक हो गया, या एयरपोर्ट लिंक हो गया। ये सबसे पहले रेडी करते हैं, फिर वहाँ पर एक इंडस्ट्री के क्लस्टर बन जाते हैं, जिससे स्केल ऑफ इकोनॉमी आने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं। वैसे तो पीएलआई स्कीम के जरिए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विदेशी निवेश और बेहतरीन तकनीक स्किल लाने का इंतजाम किया है, लेकिन फिलहाल जरूरत इस बात की है कि कम स्किल वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी सरकार भरपूर मदद दे, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। जानकारों का मानना है कि अगले 10 साल तक लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग पर कड़ा फोकस रखकर बेहतर स्किल को भी बढ़ावा दिया जाए। पीएलआई के दम पर सरकार उच्च स्किल और तकनीक को बढ़ावा देने में सफल होती नजर आ रही है।
पीएलआई योजना से अगले 5 साल में देश में 40 लाख करोड़ रुपए कीमत के सामान का उत्पादन होगा। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेंगे और रोजगार के भी दोगुना होने की उम्मीद है। पीएलआई योजना के तहत सरकार अगले 5 साल में करीब 2 लाख करोड़ के इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार है। अकेले फार्मा सेक्टर में पीएलआई योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और इससे फार्मा की बिक्री बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी और दवा निर्यात में भी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। जानकारों का भी मानना है कि पीएलआई योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोरोना काल में फार्मा में वर्ल्ड का लीडर बन गया है इंडिया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी फॉरेन करेंसी का ड्रेन आउट, पेट्रोलियम के बाद सबसे ज्यादा ड्रेन आउट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और आइटम इंपोर्ट करने में होता है। सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रही है और हमें आशा है कि आने वाले 5 साल में हम विश्व के एक सबसे अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। चाइना के बाद एशिया के अंदर हम ही सबसे बड़े कंट्री में आ जाते हैं और हमारे पास मैन फोर्स भी है हमारे पास। तो ये भी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की भूमिका इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है। सरकार की इस योजना में फिलहाल लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ज्यादा आक्रामक रुख नजर नहीं आता, जबकि देश में स्किल और रोजगार के मौजूदा हालात को देखते हुए इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इसी से विकास दर और रोजगार दोनों में तेजी आ सकती है। बढ़ती गर्मी से आप कितने भी परेशान हो, लेकिन एक उद्योग है जिसे बड़ा फायदा हो रहा है और ये आंकड़े खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं। किस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, तो आइसक्रीम की जो उद्योग है, वो पूरी जो उसके प्रोडक्शन में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए आंकड़े क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। होली के बीतने के साथ ही गर्मी ने अपने तपिश का एहसास कराना शुरू कर दिया है। 30 मार्च को 76 साल में मार्च का सबसे गर्म दिन रहा। अचानक बढ़ी गर्मी से परेशानी होना तय है, लेकिन बीते साल लॉकडाउन की चपेट में आकर नुकसान उठाने वाले आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए ये गर्मी वरदान साबित होने जा रही है। रिकॉर्ड भले ही मंगलवार को बना हो, लेकिन गर्मी का असर बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा था। इस असर के चलते आइसक्रीम कंपनियों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी हुई है। आइसक्रीम कंपनियों के मुताबिक इस साल फरवरी में आइसक्रीम कंपनियों की बिक्री फरवरी 2020 के मुकाबले 30 से 40% बढ़ी है। आइसक्रीम की साल भर में होने वाली कुल बिक्री में से 60% मार्च से लेकर जून के बीच होती है। पिछले साल कोरोना में आइसक्रीम की बिक्री 60 से 70% तक लुढ़क गई थी। इस बार बीते साल के मुकाबले आइसक्रीम की बिक्री में 100% उछाल का अनुमान है। जानकारों का भी मानना है कि इस बार गर्मी समय से पहले आई है। इससे आइसक्रीम की बिक्री में तेजी का असर देखा जा रहा है। आगाज हो चुका है गर्मियों का, और गर्मियों के साथ ही एक ठंडे उपहार, ठंडा तोहफा जिसको हम आइसक्रीम कहते हैं, उसका 30% की ग्रोथ हमने लास्ट ईयर से देखी है। इस बार कि हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर 30% की ग्रोथ रही है और कई नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं मार्केट के अंदर। उसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस साल जो पिछले साल हुआ घाटा था, उसकी भरपाई हो पाएगी। अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है और इस हड़बड़ाहट में है कि क्या करें, तो आराम से रहिए, क्योंकि सरकार ने इसकी मोहलत बढ़ा दी है। 3 महीने तक ये मोहलत बढ़ा दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से कई दिक्कतें आ रही थी कई स्तर पर, और इस वजह से ये परिवर्तन किया गया है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।